हेलो एवरीवन, आज है 17th ऑफ द जून 2024 और जैसा कि आपको पता है कि हम डेली न्यूज़ एनालिसिस करते हैं। द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, ठीक है, टाइम्स ऑफ इंडिया, जितने भी हमारे पास इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर होते हैं, जिनके इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स होते हैं जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होते हैं। तो चलिए उसी सीक्वेंस को आगे बढ़ाते हैं। आज है 17th ऑफ द जून और आपको पता है कि जिस दिन जो डे हम जो करंट अफेयर पढ़ते हैं उसी दिन का हम क्या पढ़ते हैं, साथ साथ किस डे उसको डे को क्या बनाते हैं। याद रखना आज का डे किस नाम से बनाया जाता है। तो देखो आज के दिन बनाया जाता है वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉप। देखो होता क्या है समझना, किस दिन मनाया जाता है 17th ऑफ द जून। हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप देखोगे कि आज के टाइम पर जितना भी ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, जितना भी हमारे क्लाइमेट में चेंजेस हो रहे हैं, ये सारे के सारे चेंजेस होने का सबसे बड़ा कारण भी क्या है कि हमारे यहाँ पर हम जो क्या कर रहे हैं कि जो एक्चुअल में जो हमें पेड़ लगाने चाहिए ना, जो हमें फॉरेस्टेशन करना चाहिए वो तो कर नहीं रहे। और जब फॉरेस्टेशन नहीं करेंगे तो उससे उल्टा क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डेजर्टिफिकेशन बढ़ेगा। यानी कि आपके यहाँ पर देखोगे रेगिस्तान जैसे हालात बन जाएंगे। बात समझ में आ रही है। सेम ऐसे ही तुमने देखा होगा कि कहीं पर तो बारिश बहुत ज्यादा हो जाती है तो फ्लड आ जाती है, और कई बार इतनी भी बारिश नहीं होती कि वहां पर क्या हो जाता है, सूखा पड़ जाता है, ड्रॉप्ड हो जाता है। ठीक है, तो मैं कह रहा हूं कि ड्रॉप या फिर उसके साथ साथ आपका डेजर्टिफिकेशन, हमें इसके लिए क्या करना चाहिए, इससे लड़ने के लिए, इससे कॉम्बैट करने के लिए हमें कुछ स्टेप्स उठाने चाहिए। और उसके लिए इस दिन को 1994 में है ना, आपका जो यूनाइटेड नेशन है, दुनिया का सबसे बड़ा ग्रुप, उस यूनाइटेड नेशन ने 1994 से 17th ऑफ द जून को क्या बनाना शुरू कर दिया। तो याद रखना 17th ऑफ द जून इज सेलिब्रेटेड एज वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट। ठीक है, तो ये पॉइंट यहां से याद रखना। और ये हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है आप लोग अच्छे से जानते हो, इतने दिन से करंट अफेयर पढ़ते आ रहे हैं, इतने दिन से हम अपने आसपास चीजों को देख रहे हैं कि किसका इंपैक्ट हमारे ऊपर क्या पड़ता है वो भी हम जानते हैं। सूखा पड़ गया तो क्या इंपैक्ट पड़ेगा, और अगर हर जगह डेजर्ट ही डेजर्ट हो गए तो उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, तो हम इसको ज्यादा डिस्कस नहीं करते, बस हाँ याद रखना कि कौन सा डे बनाते हैं 17th ऑफ द जून। अगर मैं इंडिया की बात करूं तो इंडिया में कौन सा डेजर्ट है, तो शायद आपको पता होगा थार। ठीक है, थार का डेजर्ट आपका इंडिया और पाकिस्तान में फैला हुआ है। अगर बात करो गोबी डेजर्ट तो वो कहां पर आपका, तो गोबी डेजर्ट आपका मिल जाएगा कहां पे, मंगोलिया और चाइना। आपसे पूछे सहारा कहां पे, तो आप सभी जानते हो आई थिंक, है ना। चलो मुझे कमेंट करके बताना सहारा डेजर्ट कौन से उसके अंदर कंट्री में, कौन से कॉन्टिनेंट में। चलो ठीक है, उसके बाद याद रखना अगर आपसे पूछे कि सबसे ज्यादा कहां पे है डेजर्ट, तो याद रखना आपका कौन सा है, ऑस्ट्रेलिया। उसमें 4 डेजर्ट एक साथ है ना, ग्रेट सैंडी, ठीक है, सिम्सन गिब्सन, ठीक है गिब्सन सॉरी, और उसके साथ साथ ग्रेट विक्टोरिया। ठीक है, तो ये कुछ क्या है हमारे सामने डेजर्ट है। ठीक है, तो उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज के ऊपर। देखिए सबसे पहले न्यूज आती है सेंटर लॉन्चेस पोर्टल टू इकोलॉजिकली मॉनिटर गंगा। तो सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि इस न्यूज में है क्या, कि सेंटर क्यों चाहता है कि इसको इकोलॉजिकली में उसको क्या किया जाए, मॉनिटर किया जाए। ठीक है, देखो बात यह है कि जब 2014 की बात है, समझना इसके पूरे कहानी को, 2014 की बात है, उस समय हमारी सरकार ने, जब सरकार बदली तो सरकार ने एक नया प्रोग्राम चलाया जिसका नाम रखा था नेशनल क्लीन रिवर गंगा, या नेशनल रिवर गंगा क्लीन प्रोग्राम, जिसका दूसरा नाम रखा जाता है, क्या नाम रखा गया था, तो उसका नाम था नमामि गंगे। अब आपसे पूछेगा व्हाट इज नमामि गंगे, तो बेसिकली नमामि गंगे प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था 2014 में, और इसका टारगेट था कि जो आपकी गंगा रिवर है ना, इसको साफ करना, इसको पवित्र कर देना, इसको शुद्ध कर देना, प्योर कर देना। अब मैंने कहा कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो देखो याद रखना हम जो गंगा रिवर है ना उसको हम अपनी माता मानते हैं। शायद आपको याद होगा स्वामी विवेकानंद जब वो वहां पर गए थे वर्ल्ड रिलीजियस कॉन्फ्रेंस में 1893 में, तब उनसे क्वेश्चन पूछा गया था, किसी जर्नलिस्ट ने पूछ लिया था कि बताओ इंडिया की सबसे प्योर या सबसे प्योरेस्ट रिवर कौन सी है, सबसे पवित्र नदी कौन सी है, तो उन्होंने रिप्लाई दिया होता है कि यमुना। तो उनसे पूछा गया लेकिन हमने तो ये सुना है कि गंगा सबसे पवित्र है। तो उन्होंने कहा किसने कहा गंगा नदी इतनी पवित्र है, गंगा तो हमारी माँ है।
बात समझ में आ रही ना? नदी तो यमुना है, गंगा को तो हम माँ मानते हैं। तो सोचो हमारे साथ ये इतने सारे, मैं कह सकता हूँ कि रिलीजियस हमारे अटैचमेंट हमारा इस रिवर के साथ कि हम इसे इतना पवित्र मानते हैं। हमारे सनातन धर्म में जब किसी की डेथ हो जाती है तो हम उसकी लास्ट जो रिमेनिंग्स होते हैं उनको भी इसी रिवर में छोड़ के आते हैं, ताकि ये माना जाता है कि उनके पाप धुल जाएंगे। ये सब आप जानते हो, बचपन में आपने महाभारत रामायण की कहानियां भी पढ़ी होंगी, कैसे भागीरथ ने भगवान शिव की पूजा करके गंगा नदी को जमीन पर लेकर आए। लेकिन हमें उससे कोई मतलब नहीं है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। हमें यह पता होना चाहिए कि नदी आखिर में गंदी कैसे हो गई और इससे रिलेटेड क्या क्या पॉइंट बनते हैं। तो समझना, कुछ फैक्चुअल डाटा याद रखना। जो गंगा है ना उसको हम क्या कहते हैं? नेशनल रिवर। क्या कहा जाता है? नेशनल रिवर। आपसे पूछेगा कौन से ईयर में गंगा वाज या गंगा को नेशनल रिवर अनाउंस किया गया था, तो कौन से ईयर में? 2008। ठीक है। आपसे पूछेगा गंगा कहां से ओरिजिनेट होती है, तो याद रखना कहां से? गंगोत्री ग्लेशियर, हिमालय। ठीक है। आप लोग चलो मुझे कमेंट करके बताना कि गंगा नदी का पानी कभी खराब नहीं होता है, और ऐसा माना जाता है कि वो पानी आप सही सालों तक रखो खराब नहीं होता, और हम देखते भी नहीं होता है। लेकिन उसका रीजन क्या है? कौन मुझे कमेंट करके बताएगा कि इसका रीजन क्या? ये एक कह सकता हूं कि चमत्कार है, या फिर मैं कह सकता हूं कि ये किसी बैक्टीरिया की वजह से होता है। और अगर होता है तो मुझे कमेंट करके बताना कौन से बैक्टीरिया की वजह से वो पानी हमेशा प्योर रहता है, कभी उसके अंदर कीड़े नहीं पड़ते, कहने का मतलब ये। ठीक है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन के ऊपर। मैंने कहा कि इस गंगा की को इकोलॉजिकली मॉनिटर करने की जरूरत है। इसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने प्रोग्राम लॉन्च किया, जबकि 2014 में क्या आया था? नमामि गंगे। लेकिन आज तक गंगा तो साफ हुई नहीं, हजारों करोड़ रुपए उसमें वेस्ट कर दिए गए। ठीक है। अब बात निकल के आती है कि जो गंगा रिवर है बेसिकली ये बनती कैसे है। देखो, जब गंगा नदी स्टार्ट होती है ना तो बेसिकली गंगा नहीं होती है वो, है ना। कुछ फैक्चुअल पॉइंट याद रखना। जब सबसे पहले वो निकलती है तो होती है धौली गंगा। ठीक है। और जो धौली गंगा होती है वो जब मिल जाती है किसके अंदर? आपकी अलकनंदा में। तो दोनों नदियां जहां मिलती है वहां पर क्या बनता है? विष्णु प्रयाग। देखो आपने सुना होगा हमारी हिंदी जो हमारी पौराणिक कथाएं हैं ना, जो हमारी जो कहानियां होती हैं उसके अंदर आपने पढ़ा होगा कि जो 5 प्रयाग हैं वो सबसे पवित्र माने गए हैं, सबसे होली माने गए हैं। ठीक है। जहां पर हमारे जो बुजुर्ग लोग हैं वो हमेशा मतलब कि ऐसा होता है ना कि जिंदगी में एक बार तो विजिट करना ही है मेरे को। ठीक है। मरने से पहले तो हम बुढ़ापे में करने का प्लान बनाते हैं। ठीक है। क्योंकि जवानी में तो हमें गोवा और इधर घूमना होता है। ठीक है। तो हुआ क्या समझना, आपसे पूछ सकता है कि कितने प्रयाग हैं हमारे पास? 5 प्रयाग। कौन कौन से? तो देखो, सबसे पहले है विष्णु प्रयाग। जब अलकनंदा और धौली गंगा दोनों जहां मिलती हैं उस जगह को क्या कह दिया? विष्णु प्रयाग। आपसे पूछेगा नंद प्रयाग किसे कहोगे? जब अलकनंदा और नंदाकिनी मिल जाती है। फिर आपसे पूछेगा कर्ण प्रयाग किसे कहते हो? जब आपकी अलकनंदा रिवर पिंडर रिवर से मिल जाती है। ठीक है। फिर आपसे पूछेगा रुद्र प्रयाग, तो आपकी अलकनंदा मंदाकिनी से मिल जाती है। फिर आपसे पूछेगा कि देव प्रयाग क्या होता है? तो इन चारों प्रयागों में सबसे बड़ा कौन सा? देव प्रयाग। जहां पर जो आपकी अलकनंदा है, देखो ये पहले भी अलकनंदा थी, ये धौली गंगा मिली, मंदाकिनी, नंदाकिनी, पिंडर, ये जो भी मिली रिवर्स, इसका नाम हमेशा अलकनंदा रहा। लेकिन जैसे ही इस अलकनंदा के अंदर, जैसे इसके अंदर भागीरथी रिवर मर्ज होती है, ये मैंने कहा अलकनंदा, इसमें 3 रिवर 4 रिवर पहले से मर्ज हो चुकी हैं। जैसे ही भागीरथी इसमें मिली और ये जो गंगा नदी बनी, यहां पर जो बना इसे क्या कहा गया? देव प्रयाग। क्या नाम दिया गया? देव प्रयाग। और जहां पर ये मिलते हैं यहीं से किसकी फॉर्मेशन होती है? गंगा रिवर। तो अगर आपसे पूछे गंगा, ओरिजिनल गंगा कहां बनती है, तो देव प्रयाग के बाद उसका नाम गंगा होता है, पहले वो अलकनंदा के नाम से चली आ रही होती है। ठीक है। फिर याद रखना कि जैसे ही थोड़ा आगे जाएगी तो इसके अंदर एक रिवर मिलती है जिसका नाम क्या है? यमुना। और यमुना और गंगा जहां मिलती हैं उसे क्या नाम दे दिया? प्रयागराज। क्या नाम दे दिया? प्रयागराज, जिसको इलाहाबाद कहा जाता था पहले। वहां पे दोनों नदियां मिलती हैं। तो ये कुछ पॉइंट याद रखना। जहां यमुना इससे मिलेगी गंगा से, वो प्रयागराज। जहां गंगा की फॉर्मेशन होगी वो आपका देवप्रयाग। और उससे पहले 4 रिवर्स चली आ रही होती हैं। ठीक है। इसकी थोड़ी सी ज्योग्राफी ध्यान में रखनी है। ठीक है। क्योंकि बार बार जो गंगा रिवर है वो भी न्यूज में आती रहती है। ठीक है। अच्छा, अगर पूछे ये सारी की सारी रिवर्स कहाँ फ्लो कर रही थी, तो याद रखना सारी की सारी रिवर्स कहाँ फ्लो कर रही थी? हिमालय में, उत्तराखंड में। और जब उत्तराखंड में हिमालय से ये सरफेस पे आती है, वो जगह है आपकी हरिद्वार।
और समझ में आ रही है ना? वो कौन सी जगह है? हरिद्वार, जहां पर ये आकर सरफेस पे आती है। इसलिए देखा होगा बहुत से लोग हरिद्वार विजिट करने जाते हैं जब गंगा नदी से घूमना फिरना होता है वहां पे, ठीक है। अच्छा, अगर मैं गंगा की जस्ट वैसे बात कर लूं तो गंगा की बहुत सारी क्या बनी हुई हैं? ट्रिब्यूटरीज। तो थोड़ा सा याद रखना, गंगा रिवर की टोटल अगर ट्रिब्यूटरीज की बात करें तो कितनी है? 18, ठीक है। जैसे कि इसमें थोड़ा बहुत लिखा हुआ है, थोड़ा बहुत हम समझने की कोशिश करते हैं। देखो, मैंने कहा कि मान लो एक रिवर बह रही थी गंगा, ठीक है, और ये चली गई बांग्लादेश, ठीक है। अब मैंने कहा इसके अंदर सबसे पहले कौन सी, तो ये कौन सी थी? भागीरथी। और भागीरथी में कौन सी मिली? अलकनंदा। अलकनंदा के बाद इसमें कौन सी मिल जाती है? रामगंगा, ठीक है। उसके बाद धीरे धीरे इसमें कौन सी मिल जाती है आगे चल के? तो आपकी आ जाएगी कौन सी? रामगंगा। उसके बाद आपकी आ जाएगी गोमती, ठीक है। उसके बाद आ जाएगी आपकी घाघरा, ठीक है, जिसको उसके बाद नेक्स्ट कौन सी आ जाएगी आपकी? तो उसके बाद आ जाएगी गंडक, ठीक है। उसके बाद आ जाएगी आपकी कौन सी? महानदी। कौन सी आ जाएगी? महानदी। और यहां पे लास्ट में इधर से एक आकर मिलती है कौन सी? ब्रह्मपुत्रा, ठीक है। अब समझना, गंगा और ब्रह्मपुत्रा जब मिलती हैं तो दोनों का नाम क्या हो जाता है? जमुना। और दोनों मिलती कहां पे? बांग्लादेश। और गंगा जब बांग्लादेश में पहुंचती है तो फैक्चुअल पॉइंट लिखते रहना, जब गंगा बांग्लादेश में पहुंचती है तो उसका नाम हो जाता है पद्मा, ठीक है। लेकिन जब ब्रह्मपुत्रा पहुंचती है तो उसका नाम हो जाता है जमुना। और दोनों मिलके भी जमुना के नाम से जानी जाती है वहां पे, ठीक है। फिर मैंने कहा कि यहां से इसके पैरेलल से एक रिवर निकलती है जिसका नाम है यमुना, और ये जाकर मिल जाती है सीधी आपकी कहां पर? गोमती के बाद कहां किस में मर्ज हो जाती है? उसमें गंगा में। ये कौन सी जगह हो गई? ये हो गया आपका प्रयागराज, ठीक है। और इस वाली यमुना में 3 रिवर मिलती हैं। कौन कौन सी बेसिकली? तो ध्यान रखना, एक है आपकी चंबल। चंबल के बाद दूसरी रिवर आती है आपकी कौन सी? बेतवा। और बेतवा के बाद कौन सी आती है? केन। ये तीनों की तीनों कहां से निकल रही हैं? एमपी, एमपी, एमपी। कई बार तो ये क्वेश्चन भी पूछ लेता है कि कौन सा शहर कौन से नदी पे बना हुआ है या कौन सा डैम बना हुआ है, ठीक है। जैसे कि मान लो एक चंबल, चंबल पे कौन सा शहर है बताओ? कोटा, है ना, राजस्थान में हम तो कोटा, ठीक है। ये यहाँ पे जाके मिल जाती है ना, ये कहां पर? यूपी के अंदर, ठीक है। अखिलेश यादव जो है उनके डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये कहां पर मिल जाती है? तो ये मिल जाती है आपकी कहां पर? हमीरपुर। ये कहां मिल जाती है? बांदा। उसके बाद जैसे आगे पहुंचोगे तो यहां पर एक छोटा सा, मैं कह सकता हूं कि आपका क्या बोलते हैं उसको? एमपी, मध्य प्रदेश। उसके अंदर में यहां से 3 रिवर निकलती हैं। एक चली जाती है इधर जिसका नाम क्या है? नर्मदा, ठीक है। उससे तो हमें मतलब नहीं है। यहां से एक रिवर निकलती है जो जाकर मिल जाती है इसमें, और एक रिवर इधर चली जाती है जो जाकर मिल जाती है किसमें? बे ऑफ बंगाल में। ये है आपकी महानदी, ठीक है, जिसके ऊपर सबसे बड़ा डैम हीराकुंड डैम बना हुआ है। ये आपकी नर्मदा है जिसके ऊपर आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल का जो स्टैच्यू है वो बना हुआ है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, जो दुनिया का सबसे हाईएस्ट स्टैच्यू है जिसकी हाइट है 182 मीटर, ठीक है। और ये आपकी कौन सी हो जाती है? तो ऊपर कौन सी चली जाती है? आपकी सोन रिवर। कौन सी? सोन। और उसके बाद यहां से जैसे देखो इसमें दिखा रखा है सोन जाकर मिल जाती है, ठीक है। और जैसे आगे जाएगी तो इस सोन नदी के अंदर याद रखना यहां से एक रिवर निकलेगी कौन सी? दामोदर, ठीक है। और यहां से एक रिवर निकल के आती है जिसका नाम क्या है? हुगली। और हुगली के ऊपर कौन सा शहर बना हुआ है? कोलकाता, ठीक है। और हुगली जाकर किस में मर्ज हो जाती है? फिर आपकी बे ऑफ बंगाल में मर्ज हो जाती है, ठीक है। बात समझ में आ रही है? तो ये कुछ रिवर्स है, किसकी ट्रिब्यूटरीज कहलाती हैं? तो आपकी गंगा, ठीक है। और यहां पर जब ये पहुंचती है तो इधर से भी एक रिवर आती है जिसका नाम क्या है? मेघना, ठीक है, जो कि इन दोनों में मर्ज हो जाती है। और ये जो कंबाइंड स्ट्रीम होती है दोनों की, ये क्या कहलाती है? तो इसको हम क्या कहते हैं? जमुना। क्या कहा जाता है? जमुना। यमुना नहीं, जमुना, ठीक है। और खाली गंगा को क्या कहते हैं? पद्मा। ये भी ध्यान रखना, ठीक है ना। आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है कई बार ज्योग्राफिकली। हालांकि जब हम क्लासरूम्स में ऐसे पढ़ते हैं तो हम इनको अच्छे से डिस्कस करते हुए चलते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन आने की चांसेस रहते हैं, ठीक है। फिर भी इनको याद रखना, थोड़ा सा जो मैंने समझाया मैप में भी वही है, थोड़ा सा इसमें खुल के हमने पढ़ लिया है, ठीक है। जैसे इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। आपसे पूछेगा, अच्छा बीच में एक तो छोड़ी थी मैंने, कोसी, है ना, जिसको बिहार का शोक या सोर ऑफ बिहार कह देते हैं, ठीक है। यहाँ पे दामोदर हो गई, हुगली हो गई, ठीक है। तो ये कुछ रिवर्स है जो कि किसकी ट्रिब्यूटरी कहलाती हैं? गंगा। और इस पूरी गंगा को क्लीन करने की बात हो रही है जो मेन स्ट्रीम लाइन है, समझ गए। और वैसे अगर तुम देखोगे तो दुनिया भर में लाखों नदियां पाई जाती हैं। हमारे इंडिया में भी 3 से 4 हजार रिवर्स मिल जाएंगे। तो हमें हर रिवर नहीं पढ़नी है। मैं एक बात समझाना चाहूंगा यहां से, जब भी एग्जाम हो
तो एग्जाम में कैसे पूछेगा, जैसे आज से 2-3 साल पहले एक बार एक डैम था, एक पुल था, बेसिकली ब्रिज है ना, आपके गुजरात के अंदर एक रिवर थी मच्छू रिवर, उस मच्छू रिवर का डैम, ये जो पुल था वो टूट गया और बहुत सारे लोगों की डेथ हो गई। अब क्या हुआ, उससे पहले आपने देखा होगा वेस्ट बंगाल में भी एक डैम टूटा था, तब पीएम मोदी जी ने वहां पे कहा था कि डैम में कुछ कमी थी, सरकार में कमी थी, फिर वही इंसिडेंट गुजरात में हो गया बेसिकली, है ना, कुछ महीनों बाद। तो एग्जाम में क्वेश्चन था कि बताओ मच्छू रिवर कौन से स्टेट में फ्लो करती है। अब बच्चों को तो पता ही नहीं मच्छू रिवर क्या होती है, क्योंकि कभी टीचरों ने पढ़ाया ही नहीं। मैंने कहा ना 3-4 हजार नदी है, कहां से हर एक नदी पढ़ा दी जाए, लेकिन वो न्यूज में थी तो पूछ लिया, तो समझ गए होगे मैं क्या समझाना चाहता हूं कि जब कभी ऐसा कुछ क्वेश्चन बने तो उसको ध्यान में रखना कि हाँ ऐसा कुछ हुआ है। ये तो चलो गंगा है, बहुत फेमस है, तो हम सबको पता है, ठीक है। तो रिवर से, डैम से ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं आपकी अवेयरनेस को चेक करने के लिए, ठीक है। उसके बाद चलते नेक्स्ट हमारा आता है कौन सा, इंडिया रिफ्यूजेस टू साइन ऑन यूक्रेन्स मीट समिट। देखो पीएम मोदी जी गए हुए थे कहां पे, इटली, G7 की मीटिंग के लिए, और वहीं से उनको जाना था कहां पे, यूक्रेन के लिए, या स्विट्जरलैंड के अंदर बेसिकली क्या हो रही थी, यूक्रेन पे पीस समिट हो रही थी। आप रशिया यूक्रेन बहुत टाइम से पढ़ रहे हो तो उसको हमें पढ़ने की नीड है नहीं, ठीक है। नाटो क्या है, ये सब क्या है। अब हुआ क्या कि जब ये वहां पर पहुंचे तो इंडिया जो था ना, उस इंडिया ने क्या किया, ऑप्ट आउट, यानी कि उसमें हिस्सा नहीं लिया, ठीक है। अब समझना क्यों नहीं लिया, उसका रीजन देखो। एक कमेटी हुई थी जिसका नाम है ज्वाइंट कमेटी या कम्युनिक ऑन ए पीस फ्रेमवर्क। इसमें कम से कम 7 नेशंस ऐसे थे जिन्होंने इससे विड्रॉ कर लिया, जिसमें इंडिया भी इंक्लूडेड है, ठीक है। आपसे पूछेगा कि इससे इंडिया ने ऑप्ट आउट क्यों किया, तो देखो ये सिर्फ इसलिए बुलाई गई थी फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द यूक्रेन टेरिटोरियल इंटीग्रिटी। अब एक बात बताओ, and it was built on the Ukraine peace formula signed by more than 80 nations। अब एक बात बताओ, रशिया यूक्रेन दोनों की लड़ाई चल रही है ना, इन्होंने सिर्फ ये कहा यूक्रेन यूक्रेन यूक्रेन, और आपको पता है कि दोनों हाथ से तो, एक हाथ से तो ताली बज नहीं सकती, दोनों हाथ चाहिए। तो मतलब रशिया और यूक्रेन में अगर तुम पीस मेंटेन करना चाहते हो तो व्हाई नॉट इन रशिया, रशिया में भी तो करो ना, उसके अंदर भी तो पीस की बात करो। सिर्फ यूक्रेन को फोकस करके हो रहा था, तो लगभग 7 to 8 कंट्रीज ने उससे विड्रॉ कर लिया, और इंडिया भी जो था उसमें विड्रॉ करने वालों में रहा, क्योंकि आपको पता होगा इंडिया रशिया के बहुत अच्छे रिलेशंस हैं, ठीक है। तो हम हमेशा न्यूट्रल रहने की कोशिश करते हैं, हमें उससे अभी कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अच्छा पूछे क्या चाइना गया था, तो मैंने कुछ दिन पहले आपको चाइना, शी जिनपिंग और पुतिन की मीटिंग वाली बातें हमने पढ़ी थी, तो वो वैसे आसपास आ रहे हैं, दोनों दोस्त बनते जा रहे हैं, क्योंकि इनको अल्टीमेटली काउंटर किसको करना है, अमेरिका, और अमेरिका सपोर्ट किसे करता है, यूक्रेन। तो बेसिकली जब तुम इसको सपोर्ट करोगे, ये तुम्हारा दुश्मन है, तो दुश्मन का दुश्मन तो दोस्त हो गया ना। तो सीधी सी बात है, चाइना वाज इनवाइटेड फॉर द मीटिंग बट चाइना डिक्लाइंड द ऑफर, या चाइना डिक्लाइंड द इनविटेशन, उसने डिक्लाइन कर दिया, मैं तो आऊंगा नहीं, रिजेक्टेड द इनविटेशन, ऐसा कह सकते हो, ठीक है। बात समझ में आ रही है ना। तो कुछ बातें यहां से याद रखना। और पुतिन जो था उसको तो बुलाया नहीं गया, कहा गया कि बाद में आगे चलकर अगर पुतिन ने पीस मेंटेन करने की कोशिश करी तो हम पुतिन को आगे वाली मीटिंग्स में बुला लेंगे, ठीक है। तो हमें बस इतना ध्यान रखना है कि ये G7 के बाद जो मीटिंग हो रही थी, कहां पर हो रही थी, तो स्विट्जरलैंड में हो रही थी, ठीक है। उसमें इंडिया ने साइन आउट कर लिया, और कुछ भी नहीं है, ठीक है। बात समझ में आ रही है ना। ये चीज हम पढ़ चुके हैं बार बार, रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट बहुत पुराना हो चुका है, ठीक है। उसके बाद चलते नेक्स्ट, एजुकेशन मिनिस्टर प्रधान सेज 2 types of irregularities noticed in the conduct of the NEET। देखो अभी कुछ दिन पहले नीट का एग्जाम हुआ था, ठीक है, और उसमें पता चला था स्कैम हुआ है, क्योंकि 720 मार्क्स के पेपर होता है और बच्चों के 720 में से 720 आ रहे थे। अब सोचो बच्चों के 720 आउट ऑफ 720 नंबर हैं, वो भी 1-2 बच्चों के हो तो चल जाए, 67 बच्चों के नंबर सेम है, और उसमें भी एक क्वेश्चन होता है आपके 4 नंबर का, ठीक है। तो नंबर बच्चों के आ रहे हैं 719, 711, 709, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो आप तभी तो निकलेगा ना, लेकिन ऐसा नहीं था। अब क्या हुआ कि जब ये मुद्दा उठा, आपने देखा होगा फिजिक्स वाला जो अलख पांडे हैं, ये बहुत सारे लोग केस कर देते हैं, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आता है, ठीक है। तो अब जाकर जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर हैं धर्मेंद्र सिंह प्रधान, इन्होंने कहा है कि वो जो नीट का एग्जाम था ना, उसमें 2 इरेगुलरिटी हुई थी। एक क्या थी कि जो बच्चे लेट एंट्री किए थे, जो बच्चे लेट हो गए थे एग्जाम को स्टार्ट करने में, या जिनका कंप्यूटर में कोई इश्यू आ रहा था, लेट एग्जाम स्टार्ट हुआ था, उनके रोल नंबर लिख के उन बच्चों को ग्रेस मार्क्स दे दिए गए, और उन ग्रेस मार्क्स की वजह से ऐसा लफड़ा हुआ। लेकिन एक बात बताओ, ऐसे कैसे दे सकते हो,
पहली बात। दूसरी बात, बहुत से बच्चे ये क्लेम कर रहे हैं कि पेपर मिल चुका था, 20-20 लाख रुपए में हमने पेपर सोल्व भी किया था, लेकिन हमें उससे अभी कोई मतलब नहीं है क्योंकि सरकार ने डायरेक्ट मना कर दिया, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो देखेंगे इस इश्यू में और क्या होता है, कुछ नया निकल के आएगा तो हम डेफिनेटली उसको पढ़ेंगे, नहीं निकल के आएगा तो हम इसको यहीं छोड़ देंगे। और अगर 1-2 बार और आ गया तो एग्जाम में आने लायक न्यूज भी बन जाएगी, क्योंकि जो 2 से 3 बार न्यूज रिपीट हो जाती है वो एग्जाम में आने के चांसेस बन जाते हैं। ठीक है, तो इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखना। आप एनटीए जानते हो, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, कब बनी थी? 2017। ठीक है, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट न्यूज के ऊपर। और तुम्हारे एजुकेशन मिनिस्टर कौन है? धर्मेंद्र सिंह प्रधान। उसके बाद एलन मस्क, फॉर्मर मिनिस्टर राजीव चंद्रशेखर आर्ग्यू ऑन द ईवीएम सिक्योरिटी। देखो, बहुत अच्छा एक सिनेरियो हुआ। हमारे जो फॉर्मर मिनिस्टर हैं, क्या नाम है इनका, राजीव चंद्रशेखर, इन्होंने कहा कि ईवीएम को आप हैक नहीं कर सकते। तो आप जानते होंगे एलन मस्क को तो कुछ काम तो है नहीं, ठीक है, हर जगह ट्वीट करते रहते हैं। तो इन्होंने कहा नहीं नहीं ऐसा नहीं है, कुछ भी चीज हैक हो सकती है दुनिया में जो इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल्ड है। अब दोनों के बीच में डिबेट शुरू हो गई। इन्होंने कहा ठीक है, मैं डिबेट करने के लिए तैयार हूं कि भाई ऐसा होता है कि नहीं होता है। और इसी डिबेट में इंपॉर्टेंट कैसे हो गई, हमारे इंडियन लीडर्स हैं जैसे राहुल गांधी, ऐसे जो लीडर्स हैं वो भी कूद गए इस डिबेट में और बोले कि नहीं नहीं डिबेट होनी चाहिए। तो हो सकता है तुमने किसी न्यूज़पेपर में इनकी फोटो देखी हो, किसी न्यूज़पेपर में राहुल गांधी की फोटो लगी हो, लेकिन ये न्यूज़ हर जगह कवर की गई है। ठीक है, तो बेसिकली क्या है कि क्या ईवीएम क्या उस हैक किया जा सकता है? तो ये भाई तो क्लेम कर रहे हैं कि हो सकता है, और आप इनको जानते हो, इनके ऊपर शक करना मतलब बेवकूफ़ी वाली बात है। क्योंकि आप जब इनकी जब बायोग्राफी पढ़ोगे, इनकी जो आप पढ़ोगे इनके बारे में कि कैसे इन्होंने ये सब अचीव किया, तो इस बंदे ने कभी स्कूल कॉलेज ज्वाइन नहीं किया, सेल्फ स्टडी कर करके आज ये दुनिया का सबसे रिच आदमियों में से बन के बैठा है। ठीक है, इवन ये तो क्लेम करता है कि मैं मार्स पे रहने वाला हूं, मैं तो एलियन हूं, लेकिन ये सब चलता रहता है, हमें उससे मतलब नहीं है। इसकी कंपनी कौन सी है? स्पेसएक्स। बहुत सारी कंपनीज है ना, इसकी न्यूरालिंक, जिसमें इसने क्या किया था, एक बंदर के गर्दन के ऊपर चिप लगाकर उस बंदर से जो स्टिक से गेम खिलवा रहा होता है ना। तो ये इंसानों को कंट्रोल करने वाली चिप्स या मशीनें बना रहा है ना, हाइपर लूप कॉन्सेप्ट लेकर आ रहा है। तो आप इसके बारे में तो जानते होंगे। ठीक है, और अभी रिसेंटली इंडिया में आने वाले थे कि इनकी जो टेस्ला कार है जो एआई पे चलती हैं उसके प्रोडक्शन के लिए, लेकिन ये चले गए कहाँ पे? आपके चाइना। तो वो उस समय भी हमने न्यूज़ में पढ़ा था। ठीक है, तो हमें ईवीएम के बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए, थोड़ा सा इनके बारे में। और न्यूज़ इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर ये डिबेट आगे बढ़ी और ईवीएम के ऊपर कुछ हुआ तो देखने लायक होगा कि होता क्या है। अगर आपसे पूछे ईवीएम भारत में कब आई थी, तो याद रखना 1982 में कहां पर यूज की गई थी? केरला के अंदर, जिसको बाद में उस इलेक्शन को सुप्रीम कोर्ट ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया था। अगर पूछे लोकसभा में सबसे पहले कहां यूज की गई थी, तो 2004 में। आपसे पूछेगा कि वीवीपैट क्या था, तो हम बहुत बार पढ़ भी चुके हैं, फिर भी एक बार रिपीट पे लिख लेते हैं इसको। कब यूज हुआ था? पहली बार 2014 वाले जनरल इलेक्शन में यूज हुआ था वीवीपैट और आपके ईवीएम, ये सब। ठीक है, थोड़े से पॉइंट याद रखना, बाकी बातें हम करेंगे जब ये दोबारा से न्यूज में आएगा तब। ठीक है, हालांकि दुनिया के बहुत सारे देश ईवीएम पे भी करते हैं इलेक्शन, बहुत सारे देश बैलेट पेपर पे भी करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है एनसीईआरटी चेंज्ड अयोध्या लेसन्स बेस्ड ऑन द सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर। देखो हुआ क्या, सुप्रीम कोर्ट ने लास्ट टाइम ऑर्डर दिया कि भाई जो आपकी अयोध्या है ना, उस अयोध्या में जो राम टेम्पल है, उस राम टेम्पल जो अभी बनाया गया है, उससे पहले यहां पर क्या थी? बाबरी मस्जिद। ठीक है, तो कहा गया कि ये जो बाबरी मस्जिद है, इस बाबरी मस्जिद के चैप्टर को हटा के राम मंदिर का चैप्टर ही डाला जाए। ठीक है, तो जो एनसीईआरटी के जो हेड है, काउंसिल डायरेक्टर दिनेश सकलानी, इन्होंने डिफेंड किया कि ये जो चेंजमेंट हुआ है 12th क्लास के अंदर, 12th क्लास की जो एनसीईआरटी की बुक है उसमें जो चेंजमेंट हुआ है इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। जिसको बाबर के बारे में ज्यादा पढ़ना है, जिसको हिस्ट्री के बारे में ज्यादा पढ़ना है, वो गूगल का यूज कर ले, इंटरनेट का यूज कर ले, दूसरे रिसोर्सेज का यूज कर ले। हम तो बोले राम मंदिर के बारे में ही पढ़ाएंगे। और समझ में आ रही है? तो बस ये छोटा सा एक इशू निकल के आता है कि ऐसा हुआ क्यों और उन्होंने क्यों ऐसा इस बात के लिए फोर्स किया जा रहा है, जबकि पहले अगर वहां पे बाबरी मस्जिद थी तो उसका थोड़ा सा चैप्टर पढ़ा के और बाद में अयोध्या राम मंदिर का चैप्टर पढ़ा देना चाहिए था। लेकिन ये इसको डिफेंड कर रहे हैं और जो अपोज करने वाले हैं उसका अपोज कर रहे हैं। ठीक है, तो न्यूज तो अच्छी है। तो आपने सुना होगा बाबर ने क्या बनाई थी? बाबरी मस्जिद। कब बनाई थी बाबरी मस्जिद? 1529। बनाने वाला कौन था? इसका आर्किटेक्चर कौन था?
या आर्किटेक्ट कौन था, सॉरी, तो उसका नाम याद रखना मीर बाकी। और मीर बाकी कौन था इसका, मीर बाकी इसका कमांडर था, मीर बाकी, ठीक है, BAQUI, मीर बाकी। आपसे पूछेगा कब बना था, 1529। अच्छा, बाबर इंडिया कब आया था, तो याद रखना 1526। कौन सी बैटल हुई थी, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। आपसे पूछेगा फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत कब हुई थी, 1526। एक तरफ कौन था, बाबर, ठीक है, दूसरी तरफ कौन होता है इसके सामने, इब्राहिम लोदी। हार कौन जाता है, इब्राहिम लोदी, जीत कौन जाता है, बाबर। और बाबर के जीतने का सबसे बड़ा रीजन यह था कि बाबर सबसे पहली बार इंडिया में क्या लेकर आया था, कैनन यानी कि तोप। आपसे पूछे कि इंडिया में तोप को इंट्रोड्यूस करने वाला कौन था, तो वो बाबर ही था। एक तरफ हमारा इब्राहिम लोदी होता है, दिल्ली डायनेस्टी का, ठीक है, लोदी डायनेस्टी भी कह सकते हो, दिल्ली डायनेस्टी उसको मेजरली कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद दूसरी तरफ कौन है, बाबर। और एक और बात याद रखना, दिल्ली डायनेस्टी का कोई भी राजा बैटल में नहीं मरा होता है, ये लास्ट या पहला ही राजा था, पहला एंड लास्ट जो किसी बैटल में उसकी डेथ हुई होती है, कौन, इब्राहिम लोदी। एक तरफ होता है बाबर, बाबर लेकर आ गया तोप, इसने जिंदगी में तोपें नहीं देखी थी इसकी सेना ने, और उसके अंदर इसकी हार हो गई। तो हम कई बार कहते भी कि काश उस दिन हमारे पास भी तोप होती, या काश उस दिन बारिश हो जाती और तोपें ही ना चलती, तो आज भारत में मुगल ना होते। बात समझ में आ रही है ना। उसके बाद भी 2-3 बार ये इंसिडेंट बनाए, जैसे पानीपत की बैटल पढ़ रहे हैं हम लोग, तो यहीं से 2-4 पॉइंट और याद रखना। जैसे पानीपत की सेकंड बैटल कब हुई थी, पानीपत की सेकंड बैटल, तो थोड़े से 2-4 पॉइंट इसको हम देख लेते हैं। पानीपत की सेकंड बैटल कब हुई थी, 1556। एक तरफ कौन था, अकबर, हालांकि अकबर नहीं जाता है, ठीक है। दूसरी तरफ उसके साथ बैरम खान जो उसका प्रोटेक्टर था वो जाता है। दूसरी तरफ कौन होता है, हेमचंद्र विक्रमादित्य। और जो हेमचंद्र विक्रमादित्य होता है उसको हम क्या कहते हैं, शॉर्ट में हेमू, ठीक है। और वो जो हेमू था वो लास्ट हिंदू रूलर भी कह देते हैं। इनकी लड़ाई हुई, जीत कौन गया, अकबर। क्यों, क्योंकि जीत रहा था हेमचंद्र विक्रमादित्य, लेकिन उसकी आंख में एक तीर लग जाता है, और जैसे तीर लगता है तो उसकी डेथ हो जाती है। हाथी पर बैठा होता है और उसकी सेना इधर उधर भाग जाती है, सबको मार दिया जाता है, ठीक है। तो हम कहते हैं काश उस दिन उसकी आंख में तीर ना लगा होता, तो एक बार फिर मौका था, मुगल यहां से साफ हो जाते और सिर्फ हिंदू बच जाते। फिर एक बार तीसरा मौका आता है, कब, 1761। इसको हम क्या कहते हैं, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। आपकी पानीपत की तीसरी बैटल जो कि कब हुई थी, 1761। एक तरफ कौन था, तो एक तरफ आपका होता है अब्दाली, अहमद शाह अब्दाली। और अहमद शाह अब्दाली ने 1761 में अटैक किया होता है इंडिया पे। और इस तरफ कौन होते हैं, मराठा। और मराठा उस समय अपनी पीक पर पहुंच चुके होते हैं, पूरे भारत में मराठा ही मराठा ना। और ये हिंदू थे, हिंदुत्व को प्रमोट करते थे। लेकिन इनसे एक गलती हो गई कि इन्होंने क्या किया, पंजाब में जो अहमद शाह अब्दाली था उसका बेटा गवर्नर होता है, उसको मार दिया, पीट के भगा दिया। उसने अपने पापा से बोल दिया, यानी कि अहमद शाह अब्दाली से बोल दिया। उसने बदला लेने की सोची, इन्होंने कहा ठीक है देख लेंगे, और ये अपने जोश के अंदर पहुंच गए। कहां पर, पानीपत। और याद रखना पानीपत में ठंड बहुत पड़ती है, क्योंकि वो दिन कौन सा था, 14 जनवरी 1761। और 14 जनवरी को क्या होता है हमारे यहाँ, मकर संक्रांति। उस दिन कहते हैं नॉर्थ इंडिया में जो ठंड होती है पीक पर होती है, फिर कम होना शुरू हो जाती है। अब क्या हुआ, ये साउथ इंडिया में रहते हैं, महाराष्ट्र में मराठे, इन्होंने जिंदगी में कभी इतनी ठंड नहीं देखी होती है। पहुंच जाते हैं, 50,000 की सेना होती है, लगभग एक दिन में 40,000 लोगों को अहमद शाह अब्दाली ने मार दिया, जिसका दूसरा नाम क्या है, तो इसको क्या कहते हैं, अहमद शाह अब्दाली को दुर्रे दुर्रानी भी कहते हैं। शायद आपने पानीपत की थर्ड बैटल मूवी भी देखी होगी। अब क्या हुआ, तो हम कहते हैं काश उस दिन, है ना, काश उस दिन अगर ठंड ना होती तो हम उस दिन क्या करते, उनको भी मार के भगा देते, अहमद शाह अब्दाली जैसों को। और दिल्ली के ऊपर भी हम अटैक तो करने वाले थे ही मराठा, ठीक है। तो भारत क्या हो जाता, फिर से आपका सेम एक रिलीजन का हो जाता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, वो बाद की बातें हैं, ठीक है। तो ये कुछ बातें याद रखना जो पानीपत की फर्स्ट बैटल की वजह से मैंने आपको बताई हैं, ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट ने कौन से लेसन को हटाने की कहा था, बाबर वाले को, बाबरी मस्जिद को, जिसको एनसीईआरटी अभी वो कर रही है कि डिफेंड कर रही है, क्यों किया क्यों नहीं किया, ठीक है। बाबरी मस्जिद को कब ढाया गया था, तो याद रखना उसको डिमोलिश कब किया गया था, तो याद रखना 6 दिसंबर 1992, ठीक है। और उसके बाद 2019 में जब यहाँ पे राम मंदिर बनाने का जब डिसीजन आता है, तो सुप्रीम कोर्ट नवंबर में डिसीजन दे देती है, लेकिन उसको प्रिजर्व करके रखती है। ओरिजिनल डिसीजन, फाइनल डिसीजन किस दिन सुनाती है, 6 दिसंबर 2019। और उसके आगे की कहानी हमें पता ही है, राम मंदिर बन चुका है, ठीक है, इलेक्शन भी हो चुके हैं, ठीक है, वो सारी बातें आप जानते भी हो, ठीक है।
और मैं फिर से कह रहा हूं, इस बार एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसे लास्ट ईयर चंद्रयान 3 4-5 साल बाद गया था, आया था, राम मंदिर इंपॉर्टेंट है और इलेक्शन 5 साल में एक बार होता है, इंपॉर्टेंट है, राम मंदिर है तो इलेक्शन थे तो राम मंदिर था, तुम ये कहानियां जानते हो, तो दोनों को अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। क्लासरूम में शायद हमने अयोध्या के ऊपर पूरा चैप्टर भी पढ़ा हुआ है, उसके स्टार्टिंग से लेकर एंड तक, ठीक है। तो आई होप कि आपको पता भी होगा, तो इन चैप्टर को जरूर ध्यान रखना है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, ऑन द साइज ऑफ द काउंसिल ऑफ द मिनिस्टर। देखो बात ही आती है कि सरकार तो बन गई, नई सरकार भी बन गई, लेकिन नई सरकार में कितने मिनिस्टर होने चाहिए, इस बात को कौन डिसाइड करेगा। तो याद रखना, जब नए मिनिस्टर बनते हैं तो देखो, सबसे पहले काउंसिल ऑफ मिनिस्टर 1947 में होते थे 15, फिर 1952 में हो गए 30, आज कितने हैं 50 to 60 के बीच रहते हैं, ठीक है। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एक बार 1999 में 74 मिनिस्टर रख लिए थे, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी जी ने क्या किया, उस समय 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया, इसको याद रखना 2003 में, और इसमें कह दिया कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगी उसमें द मेंबर्स ऑफ द काउंसिल ऑफ द मिनिस्टर वाज फिक्स्ड, और कितना कर दिया, नॉट मोर देन 15%। आप 15% से ज्यादा नहीं कर सकते टोटल सीट्स का। मैंने कहा 543 सीट्स है लोकसभा में, मैंने इसका कर दिया 15% डिवाइडेड बाय 100 कर दिया, तो लगभग मेरे पास ये कितना निकल के आएगा, 81 पॉइंट कुछ आ रहा होगा, तो लगभग मैं 82 कह दूं, तो 82 से ज्यादा आप नहीं कर सकते, वरना तो हर आदमी मिनिस्ट्री की पोस्ट मांगेगा, सबको थोड़ी ना बनाते फिरोगे जबरदस्ती, मिनिस्टर ऑफ मार्कर, मिनिस्टर ऑफ डस्टर ऐसे बनाना पड़ जाएगा तुम्हें, इतने डिपार्टमेंट भी तो होने चाहिए कहने का मतलब। तो फिक्स कर दिया गया 2003 में कि भाई 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में कि 15% से ज्यादा नहीं होंगे। और आज की अगर मिनिस्ट्री की बात करूं तो देखो, पीएम है उसमें 30, उसमें कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं 5, उसमें इंडिपेंडेंट मिनिस्टर ऑफ द स्टेट्स हैं और 36 मिनिस्टर ऑफ द स्टेट है। तो आपसे पूछेगा कितने हो गए, तो 36 एंड 36 कितने हो गए, 76, और एक माइनस कर दो 5 वाला तो 71, तो ये भी क्या है 82 से कम ही है, समझ गए। तो इसमें यही बताया गया है कि कब ऐसा हुआ, ठीक है। और इंडिया की जो डेमोक्रेसी है, जब से डेमोक्रेसी बनी, देखो इंडिया में कैसी डेमोक्रेसी है, तो एक बात याद रखना, इंडिया में पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, कि पार्लियामेंट में हम अपने द्वारा इलेक्टेड लोगों को भेजते हैं, फिर वो हमारे भरोसे या हमें देखते हुए, क्योंकि हमारे रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, फिर वो सरकार चलाते हैं, तो इनडायरेक्टली हम ही सरकार चला रहे हैं। अगर मुझे वो बंदा पसंद नहीं है, मैं अगली बार बदल दूंगा, मेरा बंदा कोई और सरकार चलाएगा, लेकिन ये बातें जब तक हम समझेंगे तब तक तो देश हमारा बहुत आगे चला जाएगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है, वो बाद की बातें हैं। बात समझ में आ रही है ना। तो याद रखना, डेमोक्रेट कौन सी डेमोक्रेसी, हमारी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। अच्छा, आर्टिकल 74 में क्या लिखा है, तो इसमें साफ साफ लिखा है कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री होगी या काउंसिल ऑफ द मिनिस्टर्स विल बी हेडेड बाय द पीएम, ठीक है, एंड द पीएम एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स विल एडवाइज द प्रेसिडेंट। मतलब जो प्रेसिडेंट होता है, देखो याद रखना, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक आर्टिकल है 77, ये कहता है कि प्रेसिडेंट इज द नॉमिनल हेड ऑफ द नेशन, ये नाम मात्र का होता है। देन जो एक्चुअल पावर है वो किस में रहती है, तो पीएम में, और पीएम के साथ कौन होता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। और ये दोनों क्यों बने होते हैं, ताकि प्रेसिडेंट को क्या कर सके, एडवाइस कर सके, सलाह दे सके। बात समझ में आ रही है ना, कि भाई ऐसे काम करो। तो हमारा जो देश है उसमें कैसा सिस्टम है, तो पीएम के पास पावर है, लेकिन हमारा हेड ऑफ द नेशन कौन है, प्रेसिडेंट, लेकिन वो क्या है, नॉमिनल हेड है। ये कुछ बातें याद रखना, ठीक है। आई थिंक आपको समझ में आ गई होंगी। उसके बाद चलते नेक्स्ट, बाकी पॉलिटी में हम पढ़ चुके हैं सारी चीजें। लॉन्च ऑफ द RS 2018 करोड़ डिजिटल एग्री मिशन, पार्ट ऑफ गवर्नमेंट एजेंडा फॉर द फर्स्ट 100 डेज। अभी सरकार ने, जैसे सरकार बनी तो शुरू के 100 दिन का एक एजेंडा तैयार किया, जिसका नाम रखा गया डिजिटल एग्री मिशन। और कितने रुपए उसमें खर्च किए गए, 2800 करोड़ रुपीस। याद रखना, व्हाट इज एग्री या व्हाट इज डिजिटल एग्री, तो देखो जहां डिजिटल लग जाए वहां पे क्या लगा दो, किसका यूज होगा, इंटरनेट का। तो एक्चुअल में फसलों में ना, जो आपकी फार्मिंग है उसमें कैसे आप एग्रीकल्चर, उसमें कैसे टेक्नोलॉजी का यूज कर सकते हो, बस वही सब उन्होंने एजेंडा बनाया है। और 2800 करोड़ रुपए का बजट रखा है, और इन 100 डेज में हमें कैसे भी करके हमारी एग्रीकल्चर को बूस्ट करना है। किस किस का यूज करके, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। शायद हमने पहले पढ़ा हुआ है कि हमारी सरकार ने एक ऐप भी लॉन्च किया था, एक स्कीम लॉन्च की थी, जिसमें यह था कि एआई यूज करके पूरे सैंपल को, पूरे डाटा को एआई यूज करेगी और बताएगी कि इस इलाके में ये फसल इतनी ज्यादा होती है, ये इतनी कम होती है, इतनी बारिश में ये फसल सबसे अच्छी होती है, इतनी बारिश में ये सबसे कम होती है। तो जब एआई का यूज करके सारा डाटा एनालिसिस होगा तो हम उस जगह पर वही उगाएंगे ना जो अच्छी होगी, तो अल्टीमेटली हमारी फसल का प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। तो हम किसका यूज करेंगे, एआई। एआई हमने बहुत
बार पढ़ा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कब आया था? 1956। कौन लेकर आया था? जॉन मैकार थे, ठीक है, फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी कह देते हैं। उसके बाद चैट जीपीटी, GPT-4 हम पढ़ चुके हैं। उसके बाद रिमोट सेंसिंग का यूज करके, उसके बाद ब्लॉकचेन का यूज करके, उसके बाद ड्रोन्स का यूज करके। ड्रोन्स आप जानते हो, ड्रोन से आप क्या नहीं कर सकते? ड्रोन से आप बॉर्डर पे सिक्योरिटी कर सकते हो। ड्रोन से अभी रिसेंटली ब्लड सैंपल भेजे गए थे, क्योंकि एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल में ब्लड लाना है, किसी की हालत बहुत सीरियस है, उसको 10 मिनट में ब्लड चाहिए, एम्बुलेंस आएगी, गाड़ी आएगी, ट्रैफिक बहुत है, तो ड्रोन में रख के भेज दिया। तो कितने यूज है इसके। एग्रीकल्चर में दवाइयां छिड़कनी है, ठीक है, पेस्टिसाइड्स छिड़कने हैं, तो आप क्या करो? ड्रोन्स का यूज कर लो, ठीक है। आपको अपनी रखवाली रखनी है, ड्रोन्स का यूज कर लो, है ना। शादी में आपको एल्बम बनवाना है, ड्रोन्स का यूज कर लो, है ना। हर सेक्टर में ड्रोन्स है, ठीक है। तो ड्रोन का यूज करके भी हम इसको बढ़ा सकते हैं। अगला कौन सा है? रोबोट्स का यूज करके, है ना। रोबोट तो हर जगह आ चुके हैं, आप जानते हो, हर जगह आ चुके हैं। नेशनल ई गवर्नमेंट प्लान इन एग्रीकल्चर कब लॉन्च हुआ था? तो याद रखना 2010 में लॉन्च हुआ था, और इसके अंदर हमने वन स्टॉप विंडो बनाई थी फार्मर्स पोर्टल के लिए, ठीक है, जिसमें फार्मर्स को अपनी फसल के बारे में हर चीज, हर डाटा अवेलेबल हो, ठीक है। तो थोड़ा सा याद रखना, इंपॉर्टेंट है। कुछ अगर इसका रिजल्ट निकलेगा 100 डेज में, तो फिर दोबारा न्यूज बन जाएगी, ठीक है। ओके, मुझे कमेंट करके बताना कौन सी मिनिस्ट्री ने किया होगा ये, ठीक है। क्या ये डिजिटल डिपार्टमेंट, इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट, IT डिपार्टमेंट है, कि कोई एनिमल हस्बेंड्री और एग्रीकल्चर वाला डिपार्टमेंट है, ठीक है। ये मुझे कमेंट करके बताना एक बार, ठीक है। ये आपका घर का क्वेश्चन आज का। नेक्स्ट देखो, 2030 का हमने टारगेट रखा है फॉर द सस्टेनेबल फूड प्रोडक्शन। फर्स्ट है टू रिड्यूस बाय 50% द ओवरऑल यूज एंड रिस्क ऑफ द केमिकल पेस्टिसाइड्स एंड रिड्यूस यूज बाय 50% ऑफ द हजार्डियस पेस्टिसाइड। देखो, पेस्टिसाइड से हमारे हेल्थ को बहुत नुकसान होता है ना। वो फसल से हमारे पेट तक पहुंच जाता है, हमारी हेल्थ को बहुत बुरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देता है, खत्म कर देता है, ठीक है। हमें उसका यूज कम से कम करना है, ठीक है। रिड्यूस न्यूट्रिएंट, देखो जो न्यूट्रिशन होता है उसके जो लॉस हुए हैं उसको कवर कर ले रहा है 50% तक, ठीक है। फर्टिलाइजर्स का कम से कम यूज करना है 20%। जैसे लास्ट ईयर नरेंद्र मोदी जी ने एक यूरिया लॉन्च किया था, कौन सा? गोल्ड यूरिया, है ना। लास्ट ईयर मोदी जी ने गोल्ड यूरिया यूज किया था, और उसमें था कि नॉर्मल यूरिया अगर आप ज्यादा यूज करते हो तो नुकसान ज्यादा होता है जमीन को भी, वैसे तो गोल्ड यूरिया ले लो, उससे कम यूज करो, काम वही करेगा। तो मुझे कमेंट करके बताना, लास्ट ईयर जब राजस्थान में CM के लिए इलेक्शन हो रहे थे, असेंबली के इलेक्शन थे, उस टाइम पर मोदी जी एक आपके राजस्थान के डिस्ट्रिक्ट में स्पीच दे रहे होते, वहां से उन्होंने गोल्ड यूरिया स्कीम को लॉन्च किया था। आप मुझे कमेंट करके बताना कहां से गोल्ड यूरिया नरेंद्र मोदी जी ने लॉन्च किया था, स्टार्ट किया था। ये आपका घर का क्वेश्चन है, ठीक है। और मैं एक्सपेक्ट करूंगा सभी के आंसर्स आए उसके अंदर, ठीक है। उसके बाद कौन सा है? रिड्यूस सेल्स ऑफ द एंटी माइक्रोबियल, ठीक है। एंटी माइक्रोबियल्स जो होते हैं वो कम होंगे उसके अंदर। ये हमारा टारगेट है कि हमें ऐसा कर लेना है ताकि फसल अच्छी हो जाए, तो ये भी याद रखना 2030 का टारगेट। नेक्स्ट है, ए वुमेन लेड स्टार्टअप डेवलप्स दिव्य दृष्टि, एक कटिंग एज AI टूल फॉर पर्सनल आइडेंटिफिकेशन। देखो, एक वुमेन मतलब एक AI टूल बनाया है हमने, जो क्या करेगा आपको फॉर द पर्सनल आइडेंटिफिकेशन अंडर टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड। देखो होता क्या, पहले ये समझो टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड है क्या। टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट फंड जो है वो किसने स्टार्ट किया था, कब हुआ था? तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने, है ना। लेकिन ये प्रोग्राम किसका था? DRDO, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। कब बना होता है? 1958। हेडक्वार्टर कहां पे है इसका? तो न्यू दिल्ली के अंदर हेडक्वार्टर बना हुआ है। डिफेंस के रिलेटेड सारे जो वेपन्स हैं, डिवाइस हैं, वो यही बनाता है मोस्टली। अगर पूछे कौन सी स्कीम, तो मेक इन इंडिया स्कीम। चलो मुझे कमेंट करके बताना मेक इन इंडिया कब आया था, ठीक है। 2015, 16, 17, 18, 4 ऑप्शन है तुम्हारे सामने, ठीक है। उसके बाद है ये करता क्या है, तो याद रखना, इट सपोर्ट्स द नाइस टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट एंड प्रोटोटाइप्स क्रिएशन एंड द अचीव आत्मनिर्भर भारत इन डिफेंस टेक्नोलॉजी। अच्छा, आत्मनिर्भर जो भारत है उसके लिए, आत्मनिर्भरता को प्रमोट करने के लिए जो टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड है, उससे हम ये करते हैं कि इंडिया के अंदर ही इंडियन टेक्नोलॉजी को और ज्यादा बढ़ाया जाए। उसी के अंडर हमने एक रोबोट बनाया है जो कि एक वुमेन रोबोट है, AI टूल है जो कि इसको काम कर रहा है, जिसको जो स्टार्टअप है उसका नाम क्या दिया गया? दिव्य दृष्टि, जो कि पावर्ड है किससे? आपके मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से, और DRDO उसको बना के बैठा है, ठीक है। और करेगा क्या? टू रोबोस्ट द मल्टी फेसेटेड ऑथेंटिकेशन सिस्टम सेंटर फॉर AI एंड द रोबोटिक्स लैबोरेटरी ऑफ द DRDO इन बैंगलोर, इस वाली लैब ने इसको बनाया है, ठीक है। तो डिफेंस से रिलेट कर रहा है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखना। क्या है ये मैं समझा दिया है, कैसे याद करना है, तो इसको एक बार याद करना, कौन सी मिनिस्ट्री है, क्या प्रोग्राम है, क्यों लाते हैं, ठीक है, कौन से डिपार्टमेंट इसको करता है। उसके बाद चलते नेक्स्ट,
बॉर्न क्लाइमेट मीट प्लेग्ड विद डिस्ट्रैक्शंस। देखो आपको पता है कि क्लाइमेट की जो चेंजेस हैं वो बहुत ज़्यादा हो रहे हैं और उसके ऊपर मीटिंग होती है सीओपी। हमने बहुत बार पढ़ा, हम एक बार इसको क्विक देख लेते हैं, क्विक रिव्यू कर लेते हैं। सीओपी का कौन करवाता है? यूएनएफसीसी। कब स्टार्ट हुई थी? 1994। आपसे पूछेगा इसमें कितनी टोटल सिग्नेटरीज कंट्री हैं, तो 198 है ना, इंडिया भी है उसमें। ठीक है, बोन क्या है? तो बेसिकली द सीट ऑफ द सेक्रेटरीट अनलेस ए पार्टी ऑफर टू होस्ट, यानी कि अगर कोई देश होस्ट नहीं करवाना चाहता सीओपी को तो अपने आप ये कहां पर हो जाती है? बोन में। ठीक है, BONN। ठीक है, आपसे पूछेगा मिटिगेशन वर्क प्रोग्राम। ठीक है, ये कब स्टार्ट हुआ था मिटिगेशन वर्क प्रोग्राम? तो ये स्टार्ट हुआ था एस्टेब्लिश्ड बाय द यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन द क्लाइमेट चेंज, जो ये UNFCCC के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, इसका टारगेट क्या था? टू अचीव 1.05 गोल ऑफ द पेरिस एग्रीमेंट। आपको पता होगा सीओपी की जो मीटिंग हुई थी 2015 में पेरिस में, उसमें एक पेरिस एग्रीमेंट हुआ था जिसमें हमने इस बात की डील की थी कि हर देश ये टारगेट करेगा कि टेम्परेचर जो है ना ग्लोबल, वो 1.5 से ऊपर ना जाए, और चला जाए तो ठीक है लेकिन 2 से ऊपर तो बिल्कुल भी ना जाए। अगर 2 डिग्री ग्लोबल वार्मिंग या ग्लोबल टेम्परेचर पहुंचा तो सारे ग्लेशियर्स पिघल जाएंगे, सारी धरती पानी में चली जाएगी। उससे बचने के लिए हमने इंडिया का टारगेट 2070 बना रखा है, वर्ल्ड का टारगेट है 2050, है ना, कार्बन एमिशन जीरो करना। कब हुआ था वो? कोप 2015 में। अच्छा, कुछ इंपॉर्टेंट सीओपी मीटिंग याद रखना। सीओपी फर्स्ट कहां हुई थी? बर्लिन, जर्मनी, 1995। 1997 में कोप 3 हुआ था, क्योटो प्रोटोकॉल। इट लीगली बाइंड्स डेवलप्ड कंट्रीज टू एमिशन रिडक्शन टारगेट्स। कोप 8 कहां पर हुआ था? 2002 में पहली बार न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन करते हैं। इसके अंदर हमने पुअरेस्ट कंट्रीज के ऊपर फोकस किया था कि उनमें कैसे इस चीज को बढ़ाया जाए। उसके बाद 2015 कोप 21 कहां पे हुआ? पेरिस। टू कीप ग्लोबल टेम्परेचर बिलो 2 डिग्री सेंटीग्रेड रिक्वायर्ड USD कितने डॉलर चाहिए थे? $100 बिलियन। ठीक है, वो उन्होंने फंडिंग कर ली होती है। 2018 में कहां पे हुआ कोप 24? तो काटोवाइस, ठीक है, कैटोविक्स पोलैंड के अंदर, और फाइनलाइज्ड रूल बुक फॉर द 2015 पेरिस एग्रीमेंट की रूल बुक बना दी गई। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट है। लास्ट ईयर कहां पे हुआ था? तो कहां पर हुआ था? UAE में हुआ था। अगला कहां पर होगा? तो बोन में होगा। ठीक है, तो ऐसे 2-4 पॉइंट याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट कौन सा है? हाई कोर्ट्स टेक ऑन मैरिज एक्ट एंड इरोजन ऑफ राइट्स। देखो ये न्यूज एक बार पहले भी आई थी और ये दोबारा आ चुकी है। हुआ क्या था कि एक हिंदू लड़की ने एक मुस्लिम लड़के से शादी कर ली, और उस मुस्लिम लड़के ने जब शादी की तो इंटर रिलीजियस मैरिज हो गई। तो इंटर रिलीजियस मैरिज हो गई तो हिंदू पर्सनल लॉज अलग है, मुस्लिम पर्सनल लॉज अलग है। हिंदुओं में हम हमारे जो अग्नि होते हैं, अग्नि देवता, उसके चारों तरफ घूम के 7 फेरे लेते हैं, तब मानते हैं शादी हुई है ना। और मुसलमानों में क्या होता है कि उनमें साफ साफ लिखा है कि अगर आग का यूज किया गया होगा तो शादी वैलिड ही नहीं मानेंगे हम। तो ये क्या करते हैं, हम चाहते हैं, सरकार चाहती है कि भाई जो इंटर रिलीजन मैरिज करना चाहता है उसके लिए एक एक्ट बना दिया जाए। तो इन्होंने एक एक्ट बना दिया जिसका नाम था स्पेशल मैरिज एक्ट 1954, और इसके अंदर कोई भी इंटर रिलीजन मैरिज कर सकता है। अब हुआ क्या कि जब वो इंटर रिलीजन मैरिज की तो उस लड़के के घर वालों ने उस लड़की के साथ जो शादी हुई थी उस लड़के की, उसको मना कर दिया। बोले नहीं नहीं, ये तो हमारे रीति रिवाजों से नहीं हुई, हम नहीं मानेंगे। अब हुआ क्या कि जो वहां का हाई कोर्ट है ना, MP की बात हो रही है, MP हाई कोर्ट ने क्या किया, उनकी शादी को वॉइड या नल या जीरो डिक्लेयर कर दिया, खत्म मान लिया कि हुई नहीं थी। अब एक बात बताओ, क्या रिलीजियस लॉज जो हैं वो आपकी कंट्री के जो लॉज हैं उनसे ऊपर हो सकते हैं क्या? मैंने कहा कि देखो शादी का वो इश्यू पहले था, इंटर रिलीजन इश्यू था, हम स्पेशल मैरिज एक्ट लाए। हम इसलिए लाए कि जो कॉन्फ्लिक्ट, जो डिस्प्यूट है, जो लोग नहीं कर पाते है ना डर के मारे, उन लोगों को थोड़ा सा प्रोटेक्शन मिले कि हाँ भाई तुम शादी कर सकते हो, सरकार एक्ट लाई है। और दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट या तुम्हारा हाई कोर्ट ही कह रहा है कि नहीं नहीं, स्पेशल मैरिज एक्ट वाला गलत है, हम तो जो रिलीजियस मैरिज लॉज है उन्हीं को सही मानेंगे। तो फिर इस बात की कहां पर इसकी मैं कह सकता हूं कि क्यों ही बनाया गया इसको, है ना, बनाना नहीं चाहिए था। तो ये डिस्प्यूट चला आ रहा है, और मैंने एक बार पहले भी ये न्यूज में पढ़ाया था, फिर इसके ऊपर बहुत अच्छा आर्टिकल आया है। ठीक है, तो कुछ बातें याद रखना। कौन सा है? स्पेशल मैरिज एक्ट क्या था? अच्छा, शादी करना किस में आता है? तो शादी करना याद रखना किस में आता है? आर्टिकल 21, राइट टू चूज, राइट टू मैरी। मतलब शादी करना आपका अधिकार है, और आपके राइट टू लाइफ में आता है, जीने के अधिकार में आता है। आप जिससे चाहो उससे शादी कर सकते हो। ठीक है, अब अगर आप एक सर्टेन एज पर पहुंच चुके हो तो आपको कोई भी मना नहीं कर सकता, वो आपका जीने का या कह सकता हूं राइट टू लाइफ है।
ठीक है। लेकिन याद रखना सेम सेक्स मैरिज के केस में कुछ टाइम पहले सुप्रीम कोर्ट ने कहा था राइट टू चूज या राइट टू मैरी इज योर फंडामेंटल राइट बट इट इज नॉट एब्सोल्यूट। मतलब शादी करो लेकिन सेम सेक्स मैरिज, लड़का लड़का लड़की लड़की, ये जो सेम सेक्स मैरिज है जो दुनिया भर में चल रही है वो इंडिया में अलाउड नहीं होगी, क्योंकि ये एब्सोल्यूट नहीं है। एब्सोल्यूट मतलब नॉट एब्सोल्यूट, यानी तुमसे छीना जा सकता है। तो याद रखना फंडामेंटल राइट तुमसे नहीं छीने जा सकते। आर्टिकल नंबर 20 और 21 तो आपको इमरजेंसी में भी नहीं छीन सकते, लेकिन अगर जो चीज नॉट एब्सोल्यूट कह दी सुप्रीम कोर्ट ने वो छीन सकती है। और कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी अमेंडमेंट हो सकता है, सुप्रीम कोर्ट या पार्लियामेंट अमेंड कर सकती है, सुप्रीम कोर्ट जुडिशरी बैठी है उसके लिए, ठीक है। तो रूल बदले भी जा सकते हैं, कम ज्यादा भी हो सकते हैं, बाद की बात है, ठीक है। तो शादी करना किस में आ गया 21। अब आता है आर्टिकल 32 एंड 226। ये मैंने क्यों लिखे, देखो होता क्या है कि अगर मेरे फंडामेंटल राइट्स का वोलेशन होता है तो मैं सुप्रीम कोर्ट जा सकता हूं आर्टिकल 32। और आर्टिकल 32 को क्या कहा गया है, तो हमारे जो भीमराव अंबेडकर थे उन्होंने क्या कहा था, आर्टिकल 32 इज द हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का दिल और आत्मा किसे कहा गया, 32। देखो शुरू के 5 फंडामेंटल राइट आपके छिन गए, तो उससे बचाने के लिए, उसका जब एक्सप्लॉइटेशन हो गया तो कौन सी रेमेडीज दी जाएंगी, तो इसमें लिखा है 32 में कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, और कितनी है 5। कौन कौन सी, हैबियस कॉर्पस है ना, टू ब्रिंग अलाइव और डेड, उसके बाद आपका मैंडेमस कि कोई अपनी रेंज से बाहर जाकर काम या कोई अपना काम करने से मना कर दे कोई डिपार्टमेंट, तो उसको कहो कि भाई जो तेरा काम है वो कर, उसके लिए फोर्स किया जाए, ठीक है। पहला हैबियस कॉर्पस, जिंदा या मुर्दा उसको लेकर आओ, डेड और अलाइव, ये नहीं कि पुलिस ने पकड़ लिया भाग गया, पुलिस ने एनकाउंटर कर दिया, मजिस्ट्रेट को बोल दिया वो तो भाग गया, फर्जी एनकाउंटर कर दिया, ऐसा नहीं हो। आपके फंडामेंटल राइट को बचाने के लिए अगर आप अरेस्ट हुए तो आपको जिंदा या आपकी डेड बॉडी वहां पर प्रेजेंट होगी, ताकि पुलिस वाले अपना जो मिस यूज है पावर का वो ना कर सके। तो आपके तो राइट बचा लिए ना उसने, तो एक वो हो गई। एक मैंडेमस, कोई अपनी लिमिट से बाहर जाकर काम करे तो उसको रोकता है, ठीक है, या सॉरी जो अपना काम ही नहीं करता उसको काम करने के लिए फोर्स करता है, मैंडेमस। फिर है प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन क्या करता है, अगर कोई रेंज से बाहर जाकर काम कर रहा है तो उसको अपना काम करने के लिए कहता है उसकी भाई तुम अपना फिक्स काम करो, रेंज से बाहर मत जाओ। एक होता है सर्टियोरेरी। सर्टियोरेरी में क्या करते हैं, तो उसमें अगर कोई लोअर कोर्ट अपनी रेंज से बाहर जाकर काम करे तो वो अपर कोर्ट जो होती है वो उसको प्रोहिबिट करती है कि भाई ऐसा काम मत करो। तो वो एनी डिपार्टमेंट के लिए था प्रोहिबिशन, सर्टियोरेरी कोर्ट्स के लिए होता है। लास्ट है क्यू वारंटो। क्यू वारंटो क्या होता है कि अगर कोई इलीगल तरीके से पोस्ट पा गया, जॉब पा गया, तो उससे उसकी पोस्ट या जॉब छीनने के लिए या उसको हटाने के लिए लीगल तरीके से जो पोस्ट पाया, जो रिट रिलीज होती है उसे क्या कहते हैं, क्यू वारंटो। तो टोटल कितनी रिट्स रिलीज करता है सुप्रीम कोर्ट, 5, आर्टिकल 32, ठीक है। कुछ बातें समझ में आ गई होंगी ना। अब क्या हुआ, क्या हाई कोर्ट भी रिट रिलीज करता है क्या, तो याद रखना यस, आर्टिकल 226, और इसमें लिखा है इंजंक्शन। इंजंक्शन का मतलब याद रखना, आर्टिकल 226 में हाई कोर्ट कैन ऑल्सो रिलीज द रिट। हालांकि सुप्रीम कोर्ट वाली हाई कोर्ट, सेशन कोर्ट सब कर लेते हैं, क्योंकि कोई राजस्थान के गांव के बंदे की भैंस चोरी हो गई और उसकी कोई FIR नहीं लिख रहा पुलिस स्टेशन, तो वो मैंडेमस के लिए दिल्ली थोड़ी ना जाएगा, इतने में तो नहीं भैंस बकरी ले आएगा वो, है ना। तो कोई भी कोर्ट कर देता है, लेकिन ध्यान रखना पावर दे दी जाती है। लेकिन इंजंक्शन सिर्फ कौन करेगा, हाई कोर्ट। और यही मैं कहता हूं सुप्रीम कोर्ट सुपीरियर है, लेकिन अगर मैं इन केस ऑफ द इशूइंग द रिट्स, द हाई कोर्ट इज मोर पावरफुल देन द सुप्रीम कोर्ट, बिकॉज सुप्रीम कोर्ट कैन ओनली रिलीज 5 रिट्स या 5 टाइप्स ऑफ द रिट्स, बट हाई कोर्ट कैन रिलीज 6 रिट्स एंड द 6th रिट इज नोन एज द इंजंक्शन। देखो फंडामेंटल राइट्स के वायलेशन के अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट रिलीज करेगा 5 रिट, लेकिन अगर आपके साथ लीगल राइट अगर आपका वायलेट हो गया, तो जैसे कि मान लो आर्टिकल 31 था, पहले समझना, आर्टिकल 31 क्या कहता था, राइट टू प्रॉपर्टी, है ना, जमीन मेरा रखना मेरा प्रॉपर्टी है, राइट टू प्रॉपर्टी है, मेरा अधिकार है। लेकिन कहा गया नहीं ऐसा नहीं है, तो क्या किया गया, इसको चेंज किया गया, और चेंज करने के बाद किस में डाल दिया इसको, तो इसको चेंज करने के बाद आपने 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1978 से बदला, और बदल कर इसको डाल दिया आर्टिकल 300K में, और ये बन गया आपका लीगल राइट। अब मैंने कहा कि अगर आपका लीगल राइट का वोलेशन हो गया तो कहां जाओगे, तो हाई कोर्ट आपके पास वो 226 का यूज करके रिट रिलीज कर देगी। तो ये थोड़ा सा बेसिक ध्यान रखना, बाकी पॉलिटी में हम पढ़ चुके हैं सारी चीजें, ठीक है। तो यहां तक ये एटलीस्ट ध्यान रखना, ठीक है, कि क्या न्यूज में दूसरी बार आ चुका है, तीसरी बार आएगा तो हम इसको और पढ़ लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं
3 बिल्स इंट्रोड्यूस्ड इन द लोकसभा। देखो अभी रिसेंटली क्या हुआ था, आज ही के उसमें न्यूज में कि जो हमारे अर्जुन राम मेघवाल है उन्होंने कहा कि 1 जुलाई से ये सारे जो न्यू लॉज थे वो इनेक्ट हो जाएंगे। तो हम कई बार पढ़ चुके हैं, मैं जस्ट एक क्विक ओवरव्यू दे देता हूं। ठीक है, आईपीसी कब आया था, इंडियन पिनल कोड, तो याद रखना किसी ने पहले नहीं पढ़ा हो तो 1860। इसको रिप्लेस कर रहा है भारतीय न्याय संहिता बिल 2023। ये कौन सा है, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर सीआरपीसी। आप तो लीगल के बच्चे हो, आपके लिए तो मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, सीआरपीसी 1973 में आया था, 74 में इनेक्ट हुआ था, इसका नाम बदल के रख दिया गया भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। ठीक है, उसके बाद कौन सा आपका एविडेंस एक्ट 1872 में आया था, इसका नाम कर दिया भारतीय साक्ष्य बिल। ठीक है, इसमें क्या क्या है, तो इसमें 356 सेक्शन होंगे, पहले थे 511, इसमें 533 होंगे, इस पहले थे 478। ठीक है, इसके अंदर 170 होंगे, पहले थे 167। तो ये कुछ बातें ध्यान रखना जो आपके एग्जाम में डायरेक्टली पूछ सकता है, लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद चलते नेक्स्ट। इंडिया रेडी टू होस्ट इट्स फर्स्ट मल्टीनेशनल एयर एक्सरसाइज। देखो इंडिया अपनी खुद की पहली मल्टीनेशनल एयर कह सकता हूं एक्सरसाइज करने वाला है, और ये कब होगी, तो अगस्त के अंदर होगी। ठीक है, क्या नाम है इसका, तरंग शक्ति। तो याद रखना कहां पर होने वाली है, क्या नाम है इसका, तरंग शक्ति। जैसे अभी अलास्का में कौन सी हो रही थी, रेड फ्लैग हो रही थी। ठीक है, सेम ऐसे अब इंडिया क्या करेगा, अपनी खुद की क्या करेगा, एक मल्टी नेशनल एयर एक्सरसाइज तरंग शक्ति को स्टार्ट करेगा। कब से स्टार्ट करेगा, तो ये स्टार्ट हो जाएगी आपकी कब से, अगस्त से। ठीक है, तो इसको आप किसके पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखोगे, इंपॉर्टेंट जो एक्सरसाइज होती है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना। ठीक है, और इसको थोड़ा सा ध्यान में रखना। ठीक है, जब होगी तब दोबारा से न्यूज में आ जाएगी। और एक्सरसाइज की मैंने कहा था एक अलग ही लिस्ट बना लो जिसके अंदर इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज, इंपॉर्टेंट डेज, है ना, अवार्ड्स, ये सब लिखते रहो, ताकि लास्ट में जब एकदम से एग्जाम आए तो तुम्हें एकदम से परेशान ना होना पड़े, आप तुरंत उसका आंसर कर दो। ठीक है, और चलते नेक्स्ट। आई थिंक आज के लिए इतना ही था। थैंक यू। आई होप कि आपको चीजें समझ में आई होंगी, और अगर समझ में आई हैं तो आप उसका आंसर भी दिया करो जब आपसे पूछा जाता है। ठीक है, चलो मिलते हैं दोबारा से नेक्स्ट टाइम। ओके, बाय बाय, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।